हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज बाइनोमियल थ्योरम का अपना लास्ट लेक्चर, जिसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उनमें से पहला सवाल आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, समेशन दो समेशन है, r इक्वल टू 0 से 100 और s इक्वल टू 0 से 100, सी आर स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर प्लस सी आर इंटू सी एस। अपर सबस्क्रिप्ट आपका थ्रू आउट 100 है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, आप ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, तो पहली बात तो कई लोग आप समेशन डबल समेशन से ही घबरा गए होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करोगे तो मतलब समझ में आ जाएगा कि इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, ट्राई कीजिए आप। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं पहले ये समेशन लगाऊंगा, है ना, पहले ये समेशन अगर मैं लगाऊंगा तो उसमें वेरिएबल क्या है, एस है, आर तो फिक्स है। तो जब आर फिक्स है तो आर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो ना। तो ये क्या है, मान लेता हूं कि मैं ये कांस्टेंट है एक्स, तो x आपका बेसिकली कितनी बार लिखा होगा, 101 टाइम्स। तो 101 टाइम्स अगर x लिखा होगा तो समेशन क्या आएगा उसका, 101x। तो जो कांस्टेंट है पहले उनको कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट करिए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट समेशन। तो r इक्वल टू 0 से 100, आपके पास बचा समेशन ओवर s इक्वल टू 0 से 100 CR स्क्वायर। ठीक है, प्लस समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये समेशन इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया और s इक्वल टू 0 से 100, s इक्वल टू 0 से 100 CS का स्क्वायर प्लस समेशन s इक्वल टू 0 से 100 किया आपका है। ठीक है, अब जरा देखिए, s वेरिएबल था, ये कांस्टेंट है ना, तो कितने टर्म्स थे, 101 टर्म्स थे, 101 टाइम्स यही चीज लिखी गई होगी। तो आउटकम क्या आएगा, समेशन r इक्वल टू 0 से 100 अभी बाहर ही है, ये एक कांस्टेंट था जो कि 101 टाइम्स लिखा गया, तो आउटकम विल बी 101 इंटू 100 CR का स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए इसमें से ये तो आपका वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन आपको पता था, वैसे ये चीज मैंने आपको थर्ड टाइप वाला जो समेशन किया था, थर्ड टाइप वाली सीरीज का सब वहां पे बताया था, NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर प्लस NC3 स्क्वायर अप टू NCN स्क्वायर, NC0 से लेके NCN तक के सारे स्क्वायर्स का सम कितना होता था, 2NCN के बराबर होता था। मैंने वहां भी बोला था आप इसको याद रखिएगा, तो अब उसे याद रखा है अगर, तो उसको यूज करने का टाइम आ गया कि 100 CS NCS का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा समेशन उसका 2NCN। तो 2NCN मतलब 200 C 100, ये आपका सम आ जाएगा। ठीक है, 2NCN यही है। ठीक है, सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं ही, कोई टर्म मिसिंग तो है नहीं, तो ये आपका डायरेक्टली आ गया। फिर देखिए प्लस, अब इस पे आते हैं, इसमें आप देखो फिर से ये कांस्टेंट है, तो 100 CR बाहर, समेशन s इक्वल टू 0 से 100 और 100 CS लिख सकते हैं सर। ठीक है, एक लाइन और लिख लिया हमने, समेशन r इक्वल टू 0 से 100, ये बन गया आपका 101 इंटू 100 CR का स्क्वायर प्लस 200 C100 प्लस, यहां पे देखें आप, तो 100 CR तो ठीक है, कांस्टेंट था। ये क्या लिखा है, 100 C 0 से लेके 100 C100 तक का एडिशन, जो कि कितना होगा 2 की पावर 100, तो ये 2 की पावर 100 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए, अब समेशन R वाला डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, S से तो फ्री हो गया, तो R वाला समेशन डिस्ट्रीब्यूट करो, तो अब देखो क्या आएगा, 101 आपका यहाँ पे, R इक्वल टू 0 से 100, है ना, इसको इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो 100 CR स्क्वायर प्लस ये वाला समेशन इस पे ले गए, तो समेशन ओवर 200 C100, R इक्वल टू 0 से 100 प्लस समेशन ओवर R इक्वल टू 0 से 100। ठीक है, लेकिन 2 की पावर 100 भी था, इसको भी लिख लेते हैं, 2 की पावर 100 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और साथ में क्या बचा हुआ है 100 CR। ठीक, ये ठीक है, अब देखिए कितना आएगा 101, और ये 100 CR का स्क्वायर्स का समेशन क्या होगा, NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर अप टू NCN स्क्वायर का सम कितना होता है 2NCN, तो कितना आ जाएगा 200 C100, सारे टर्म्स है। प्लस देखिए यहां पे कितना आएगा 200 C100, ये तो खुद ही कांस्टेंट लिखा है, कितनी बार लिखा है 101 टाइम्स, तो 101 टाइम्स 200 C100। ठीक है, प्लस देखिए क्या आएगा, प्लस यहां से 2 रेज़ टू पावर 100 तो ठीक था,
यहाँ से क्या आ गया 100c 0 से 100c 100 तक का समेशन कितना होता है 2 की पावर 100 होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखोगे, s को अलग डील करो, r को अलग डील करो, तो आसानी से सवाल आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपके पास ये केस है जहां पे हम i लेस देन j लेस देन और इक्वल टू n, और ये सभी टर्म्स आपके 0 से इक्वलिटी या मतलब बड़े हैं, और ऐसे में हमें NCI NCJ इसका समेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले कि टर्म्स क्या क्या बनेंगी। ठीक है, कैसे कैसे बनेंगी, देखिए ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आपकी फॉलो होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने i को 0 लिया, ठीक है, तो j 0 नहीं हो सकता, j हमेशा i से बड़ा है। तो इसका मतलब अगर आपको एक टर्म बनानी है जिसमें i 0 है तो आपको j को क्या रखना चाहिए, आइदर j विल टेक 1 और j कैन टेक 2, है ना, और j कैन टेक 3, है ना, ऐसे करके j कैन टेक nc0 इंटू ncn, ये सारा आपका बन सकता है। ठीक है, ये आपका आ गया। फिर आप देखिए, आप जब आप i को 1 लोगे तो क्या होगा, nc1 nc2। ठीक है, जब i को 1 लिया तो j विल टेक इट्स वैल्यूज फ्रॉम 2, तो nc1 लिया तो nc3 आया, nc1 लिया nc4 आया, है ना, ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा, nc1 ncn, और ऐसे ही करके हमारे पास i इक्वल टू 2 3 4 अप टू i की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो, n-1। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लास्ट में nc, जब i को हमने n-1 लिया तो j को ऑफ कोर्स सिर्फ n मिल सकता है, उसके आगे तो जाएगा नहीं। तो बस ये हमारे सारे टर्म्स आ गए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसे ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा ये क्या लिखे हुए हैं, पेयर वाइज प्रोडक्ट वाली चीजें हैं। पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम, दो दो के टर्म्स हैं, कोई रिपीटिशन तो है नहीं। पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम पूछा जा रहा है, पता चल रहा है क्या, nc0 nc1 nc0 के साथ जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे, फिर nc1 के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे विदाउट रिपीटिंग ये पहले वाले, ऐसे करके हमारे पास सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो दिस इज बेसिकली सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम निकालने का तरीका मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज में भी बताया था, फंडामेंटल्स पार्ट 1 में भी बताया था, और वापस से बता रहा हूं। ठीक है, क्या होता है, समेशन ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओवर xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ये पेयर वाइज प्रोडक्ट्स, यही होता है। ठीक है, तो यहां क्या है आपका, यहां है आपका xi का होल स्क्वायर। ठीक है, तो xi मतलब समेशन ओवर nci का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, इंडिविजुअल स्क्वायर्स, तो nc1 का स्क्वायर, है ना, प्लस nc2 का स्क्वायर, ऐसे करके 0 से आएगा ना, हाँ, nc0 nc1 का स्क्वायर nc2 का स्क्वायर अप टू इंडिविजुअल स्क्वायर सारे लिख लो, ये सारे इंडिविजुअल स्क्वायर्स हो गए, और प्लस 2 टाइम्स पेयर वाइज प्रोडक्ट, यही था। ठीक है, अब ये कितना आता है, nc0 प्लस nc1 अप टू ncn का सम 2 रेज़ टू पावर n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आता है अभी बताया, स्क्वायर्स का अगर सारे प्रेजेंट हैं तो 2ncn और प्लस 2 टाइम्स पेयर वाइज प्रोडक्ट जो x आपको एक तरीके से निकालना है, तो x विल टेक 2 रेज़ टू पावर, ये कितना हो गया 2n माइनस 2ncn अपॉन 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आज के जो क्वेश्चंस आए आपको आज असाइनमेंट्स के लिए देने वाला हूँ, उसमें एक कॉम्प्रीहेंशन भी गिवन है जिसमें आप इसी तरीके की कुछ अजीब सी इनइक्वालिटीज दिखेंगी और उनका साइमल्टेनियसली आपको डिस्कस करना है। ठीक है, कि अलग अलग केसेस में समेशन उनका कैसे निकाल रहे हैं, उसमें आप कॉम्प्रीहेंशन की थ्योरी पढ़ना और उसके बाद उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। हमें उस कॉम्प्रीहेंशन से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमें बस उतना ही देखना है। ऑल्दो अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे कई बार बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें भी दी हुई हैं। ठीक है, बट जेईई ये सब पूछता नहीं है उतना, बट हाँ एक आध क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्म में ऐसे पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में तो बहुत बार ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि थ्योरी अगर आप उसकी ना पढ़ो तो आपको पता ही नहीं है, कोई नई चीज़ नया कंसेप्ट बता देते हैं वो। ठीक है, या फिर कोई
एक नई सिचुएशन दे देते हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन फॉलो करके हमें गलत आंसर्स तक पहुंचना है। तो उसके लिए वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरी को आप समझिएगा कॉम्प्रिहेंशन की, और उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अपन कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास। फाइंड नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन एंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। डिसिमिलर का मतलब पहले हमने उसको क्लब जितना हो सकता था कर दिया, जो नहीं क्लब हो सकते हैं, मतलब जो x की ऐसी पावर्स हैं, जैसे x की पावर भाई 2010 के जितने भी टर्म्स होंगे वो सभी आप क्लब कर लोगे, 2020 के जितने भी टर्म्स होंगे सभी आप क्लब कर लोगे, लेकिन 2020 की टर्म्स को 2022 की टर्म्स के साथ थोड़ी ना क्लब कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की अपन बात कर रहे हैं कि इस ऐसे नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितने बनेंगे जिनको फर्दर क्लब नहीं किया जा सकता। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन है कि इस एक्सपेंशन में आपका x क्यूब का कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगर आप टर्म्स का एक्सपेंशन करो, ठीक है, तो 1 + x की पावर 2012 से आपके पास जनरेट क्या होगा, इससे आपके पास जनरेट होगा x की पावर 0 की कुछ टर्म, x की पावर 1 होगा, x की पावर 2 होगा, है ना। ऐसे करते करते आपके पास x की पावर 2012 तक की सारी टर्म्स हो जाएंगी। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो हमें क्या देखना है, हमें ऐसे टर्म्स को देखना है जो कि अब नए पावर्स जनरेट हो रहे हो। ठीक है, पुराने पावर्स जो भी जनरेट होंगे, जैसे 2000 यहाँ से 11 जनरेट होगा मान लो। ठीक है, इससे मान लिया वैसे जनरेट हो रहा है क्या, नहीं, x की पावर 2 मान लो जनरेट होगा इसके एक्सपेंशन में, तो x की पावर 2 तो पहले भी है ना, वो तो क्लब हो जाएगा। यहाँ से कुछ ax² कहीं आगे से bx², वो तो क्लब हो जाएंगे। हमें क्या देखना है, हमें नई पावर्स कौन सी जनरेट हो रही हैं उन पे ही फोकस करना है। तो अब न्यू पावर्स हमारे पास क्या आएंगी, तो अपन देखें इसका जब एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास पावर्स क्या जनरेट होंगी, x², x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, x की पावर 10, ये सब तो पुराने हैं। इवन x की पावर 2012 तक चीजें पुरानी है। नई पावर्स क्या जनरेट हुई, नई पावर्स हमारे पास आई x की पावर 2014, फिर x की पावर 2016, x की पावर 2018, और ऐसे करके कहां तक, x की पावर 4022 तक। कैसे 2-2 के गैप पे पावर्स और जनरेट होगी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। 2 टर्म्स के एक्सपेंशन से हमारे पास ये सारे डिसिमिलर टर्म्स बनेंगे, ये सारी पावर्स डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट होंगी। अब इस पे आते हैं, इनके देखें क्या बनेगा। इसने बनाया x³ x की पावर 6, x की पावर 9, ये सब तो यहां बन ही रहा था। x की पावर 2010 भी बनाएगा ये, तो x की पावर 2010 भी यहां बन रहा था। इसने फिर बनाया x की पावर 2013, तो ये हमारा फ्रेश हो गया 2013। ठीक है, फिर देखिए आप x की पावर 2013 बनाने के बाद इसने क्या बनाया, x की पावर 2016, ये तो पहले ही आ चुका है। फिर इसने क्या बनाया, x की पावर 2019। ठीक है, ठीक है, तो x की पावर 2019 बनाया। फिर इसके बाद ये क्या बनाएगा, x की पावर 2022 बनाएगा, है ना। 13 के बाद 16 बनाया, तो लिखा नहीं मैंने क्योंकि वो पहले आ चुका है। 19 एक नई पावर बनी। फिर इसने क्या बनाया, 22 बनाया, 22 इधर आ चुका है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं। फिर क्या बनाएगा ये, 2025 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में 2025 बनाएगा, 2025 बनाएगा, वो नया टर्म है, लिख लिया। फिर 2028 बनाएगा, वो नया टर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है 2028। कहाँ तक आ चुका, मतलब अगर हम ऐसे कर करके देखें तो हमारे पास देख सकते हो तो कि क्या ये x³ इसको बना सकता है क्या, x³ मतलब इसके एक्सपेंशन में ये वाली टर्म बनेगी क्या, तो नहीं बन रही है ना। लास्ट टर्म ये क्या दे रहा है, 4020 दे रहा है। इस इंटरवल में अगर हम देखें तो इसका एक्सपेंशन करने पे सबसे बड़ी पावर x की क्या जनरेट होगी, 4020 तक जाएंगे अपन, 4020 मैक्सिमम, है ना। उसके बाद 4023 जो कि इस ब्रैकेट से बाहर निकल गए। ठीक है, तो 4020 तक, 4020 भी चूंकि पुराना टर्म है तो वो भी लिखेंगे नहीं हम, यहां हम लिखने की बातें कर रहे हैं। तो 4020 के पहले क्या आया होगा, 4017 आया होगा, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ। x की ये सारी पावर्स जनरेट हुई, फिर नई और भी ये सारी पावर्स जनरेट हुई। अब न्यू पावर्स हम देख रहे हैं कि न्यू पावर्स 0 से लेकर के यहां तक क्या क्या जनरेट हुई हैं। ठीक है, तो न्यू पावर्स में हमने कहा कि भाई यहां तक की तो सारी पावर्स पहले ही लिखी हुई थी, तो हम नया क्या ही कर लेंगे।
फिर हमने कहा कि अब आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब की पावर्स लिखते हैं इस ब्रैकेट में जो नहीं लिख गई। तो इस ब्रैकेट में नहीं लिखी हुई पावर्स जो कि अब जनरेट हो जाएंगी वो कौन कौन सी हैं? 2013, फिर 2019, 2025 ऐसे करके 4017 तक है। ठीक है, ओके। अब ये तो वो पावर्स हो गई जो कि इस ब्रैकेट में नहीं लिखी थी, लेकिन ये तो फर्दर एक्सटेंड होगा ना, इसको मैक्सिमम पावर क्या मिलेगी? 6030 मिलेगी मैक्सिमम पावर। तो अब इसके बाद की टर्म्स, मतलब 4017 के बाद नेक्स्ट 4020 तो यहां आ चुका था, उसके बाद जो टर्म्स आएंगी अब उन्हें देखो, 4023, 4026, ये सब फ्रेश है, ये सब कहीं नहीं आई है पहले। 4026, x की पावर 4029 है ना, x की पावर 4032, ऐसे करके ये x की पावर 6030 तक जाएगा ही जाएगा, जाएंगे सारे टर्म्स। तो आपने इसको 3 के पार्ट्स में डिवाइड किया। एक ये 2012 तक की हर एक पावर प्रेजेंट है, तो कितने डिसिमिलर टर्म्स बन गए? 2013, 0 से लेके 12 तक। ठीक है, इसमें कितनी पावर्स लिखी हैं इस ब्रैकेट में? तो 2-2 के गैप पे है ना, तो कितनी पावर्स, कितने टर्म्स है? 2014, 16 एपी आप काउंट कर लो, इस एपी में कितने टर्म्स हैं? इस एपी में आपके पास 1005 है ना, 1005 टर्म्स हैं। तो इस ब्रैकेट में आपके पास 1005 डिसिमिलर टर्म्स बन गए। फिर अपन इसको इधर वाला पोर्शन देखते हैं। ठीक है, इधर वाले पोर्शन में आप देखिए 6-6 का गैप आ रहा है, जो नई पावर्स बन रही हैं वो कितने पे है? 6-6 के गैप पे बन रही हैं। ठीक है, तो इस एपी में देखिए 2013, 19, 25, इस एपी में कितने टर्म्स हैं? तो वो यहां आपके देख लो आप, कितना आ रहा है? 335 टर्म्स हैं। प्लस अब इधर आते हैं, ये सारी टर्म्स, अब ये सारे पावर्स आपके 3-3 के गैप पे। ठीक है, 4023, 26, 29, 32 सभी 6030 तक। ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म्स आई हैं आपके पास? तो कितनी हो रही हैं इस एपी में? देखो 2007, तो हमारे पास कितने टर्म्स हो जाएंगे? 670 शायद। ठीक है क्या, 670 टर्म्स हमारे पास हैं इस इधर वाले एरिया में, है ना। तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मतलब मैनुअली एक तरीके से चेक करना है कि क्या क्या टर्म्स एक्चुअली हमारी क्रिएट होंगी, अलग अलग पावर्स कौन कौन से क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है आपको इस एक्सपेंशन में। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपसे ज़्यादातर पूछी जाती हैं, आसान आसान सवाल ही हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है, वो ब्रैकेट से कैसे निकालते हैं इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अपन शुरू हुए 1 + x + 2x² + 3x³ ये 4 बार लिख दिया। ठीक है, ठीक, 3 बार लिख पाए क्या अभी? ओके, वन प्लस x + 2x² + 3x³ रेज़ टू पावर। ठीक है, ये टर्म आपकी है, और इस टर्म से आपको क्या करना है? x³ के कोफिशिएंट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आप ये सोच सकते हो कि अगर इस ब्रैकेट से, ठीक है, -3 होगा, -1, ठीक है, देखो इधर आप, हाँ, इस ब्रैकेट से अगर आप 1 उठाते हो, ठीक है, इस ब्रैकेट से आपने 1 उठाया, इस ब्रैकेट से आपने 1 उठाया, इस ब्रैकेट से आपने 1 उठाया, तो इस ब्रैकेट से आपको क्या उठाना पड़ेगा? x³। ठीक है, ध्यान से देखना सवाल को, 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, है ना, तीसरे ब्रैकेट से 1, और लास्ट वाले ब्रैकेट से आप 3x³ उठाओगे x³ बनाने के लिए। ठीक है, प्लस आगे पहले ब्रैकेट से 1 उठाया, दूसरे ब्रैकेट से मैंने x उठाया। ठीक है, ठीक है, तीसरे ब्रैकेट से मैंने 1 उठाया मान लीजिए, ठीक, और लास्ट वाले ब्रैकेट से फिर मुझे क्या उठाना पड़ेगा? 2x² उठाना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो और क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा वाइड, मतलब ज़्यादा बड़ा केस ले लिया है मैंने। ठीक है, देखिए आप वैसे करते जाइए। तो यहाँ से आपने 1 उठाया था, यहाँ से x उठाया था। अगली बार आप क्या करिए, यहाँ से 1 उठाया, ठीक है, यहाँ से आपने 2x² उठा लिया मान लीजिए सेकेंड वाले ब्रैकेट से। ठीक है, थर्ड वाले ब्रैकेट से आपने 1 ही उठाया,
और फोर्थ वाले ब्रैकेट से आपने उठा लिया, अब क्या करना पड़ेगा, x वाली टर्म उठानी पड़ेगी, ठीक है, ये आपका आ गया। फिर और क्या करें, देखते हैं फिर आगे। अभी तक आपने कहाँ तक पहुंचे थे अपन, पहले ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग पहुंचे थे ना, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं अपन यार, थोड़ा ज़्यादा केसेस हो जाएंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्यूब तक ही रोक लेते हैं इसको, ठीक है, इतना ही काउंट करते हैं, थोड़ा सा बच्चों। हाँ, तो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टर्म्स बनने लगेंगे, थोड़ा सा कम रखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, देखो यहाँ से 1 उठाया, इस ब्रैकेट से 1 उठाया, इस ब्रैकेट से आपने एक्स क्यूब उठाया, फिर आपने यहाँ से 1 उठाया, यहाँ से आपने एक्स उठाया, ठीक है। तो आपको लास्ट में से क्या उठाना पड़ेगा, 2x²। फिर देखो आप यहां से आप 1 उठाओ, इस ब्रैकेट से आप 2x² उठाओ, तो लास्ट वाले ब्रैकेट से x लोगे, फिर पहले से 1, दूसरे से 3x³, तो लास्ट वाले से कांस्टेंट लोगे, हो गया। इस 1 के रिस्पेक्ट में सारी पॉसिबल क्लबिंग कंप्लीट। फिर अपन दूसरी साइड से आते हैं, यहाँ पे इस पहले ब्रैकेट से x उठाया, तो दूसरे वाले से मैंने 1 उठाया, तो तीसरे से मैंने उठा लिया 2x² टू मेक x³, ठीक है। प्लस यहां से देखिए नेक्स्ट टर्म में आप यहां से आप x उठा रहे थे, x उठाओ, यहां से लास्ट टाइम 1 उठाया था, इस बार x उठा लो, ठीक है। फिर यहां से क्या उठाओगे, फिर आप x ही उठाओगे, तभी x³ बनेगा। प्लस देखो यहां से x उठाया है ना, यहां से x उठाया, यहां से मैंने 2x² उठाया, तो लास्ट वाले से कांस्टेंट ही उठाना पड़ेगा। फिर आप देखो अगर यहां से x लिया, यहां से आपने 3x³ ले लिया, तो x की पावर 4 तो आपकी खुद ही बन गई, इधर कुछ भी मल्टीप्लाई करो कभी x³ नहीं जनरेट हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें आगे की टर्म नहीं बनेगी। प्लस देखिए आगे 2x² उठाया, इस ब्रैकेट से 2x², यहां से 1, तो लास्ट वाले से x ही उठाना पड़ेगा। प्लस देखिए 2x² यहां से उठाया, यहां से आपने x उठाया, तो लास्ट वाले से आपको कांस्टेंट ही उठाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। फिर आप देखो और कुछ बना सकते हो क्या, तो यहाँ 2x² के साथ 1 ले चुके थे, 2x² के साथ x ले चुके थे, अगर 2x² के साथ आप 2x² लोगे तो फिर से आपकी पावर x की पावर 4 निकल गई, तो अब आपके पास x³ बढ़ाने का स्कोप ही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, 3x³ यहां से उठाया, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहां से कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा और यहां से भी कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा, ये टोटल आपका x³ के टर्म्स बन सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं वो सिर्फ इसी कंसेप्ट पे पूछे गए हैं कि ब्रैकेट से आप किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है। वो पर्टिकुलर पावर जनरेट करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, ये क्वेश्चन ज्यादा कई बार पूछा गया है एडवांस में, तो बस आपको पेशेंस रख करके ऐसे काउंटिंग करना है। अगर आप जल्दी करने की कोशिश करोगे तो कुछ केसेस हो सकता है मिस हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे अपनी अच्छी खासी ग्रिप रहनी चाहिए। आपको एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में मिलेंगे भी ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है, और इसीलिए हमें पूरा एक्सपेंशन लिख करके दिया गया है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इन कोफिशिएंट्स का सम निकालिए, इस तरीके का अगर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव रहे उस केस को डिस्कस कीजिए, और एक थर्ड केस ये है। तो आप पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, पहले 2 पार्ट्स को, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, कैसे आएगा, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ये आइडेंटिटी है ना, मतलब ये इसके बराबर है हमेशा, तो अगर आप x की जगह 1 रख दो तो यही टर्म बन जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। तो x की जगह आपको 1 रखना है दोनों साइड, इधर से बन जाएगा 3 की पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a2n, ये आपका आंसर हो गया, खत्म बात। फिर आगे बढ़े, इस वाले के लिए क्या करें, तो इस वाले के लिए आप सिंपल सी बात है x को -1 रख दो, तो -1 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 - 1 + 1 मतलब 1 इज इक्वल टू a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3, ये जो भी लिखा है a2 है, इसके बराबर हो गया, सिंपल सी बात थी। अब जरा इसके लिए दिमाग खर्च करो, ठीक है, कैसे होगा ये थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है। क्या है कि अगर आप इस x को 1/x से रिप्लेस कर दो, और ये चीज आगे भी आप यूज करोगे, कैलकुलस में भी आप यूज करोगे, डिफरेंशिएशन वगैरह निकाल वाले चैप्टर में, वहां पे भी, कि x की जगह अगर आप 1/x सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका बन क्या जाता है 1 + 1/x स्क्वायर। देखो चेंज क्या आएगा, x की जगह 1/x रखा, इधर आ गया a0 प्लस, इधर भी x की जगह 1/x है ना, a2n अपॉन x की पावर 2। अब जरा एलसीएम लो,
तो क्या आनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर n। अच्छा ये तो वही बन गया जो यहाँ से शुरू हुआ था। अपॉन नीचे x की पावर 2n आएगा जिसको इधर भेज दो, x की पावर 2n इंटू ये पूरा, तो इधर क्या लिखा जाएगा a नॉट x की पावर 2n प्लस a1 x की पावर 2n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर 2n माइनस 2 और प्लस a2n इंटू x की पावर 0। ये क्या आया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ये आ गया। ठीक है, हुआ क्या, x को 1/x रखने से बेनिफिट क्या है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लो और ये आपका कई बार यूज होगा आगे भी। ठीक है, तो x को 1/x से सब्स्टिट्यूट करने से होता क्या है, कई बार x को आपको 3/x से भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है। ठीक है, सो दैट कि आप इधर की टर्म्स वापस से वही बना ले जिसमें आपने शुरुआत करी थी, एलसीएम लेके वापस से उन्हीं टर्म्स में कन्वर्ट कर लें जहां से आपने शुरुआत करी थी। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि x को 1/x की जगह 2/x से रिप्लेस करने से बन जाए, 3/x से रिप्लेस करने से बन जाए, ऐसा आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन जो राइट साइड में चेंज हुआ वो इंपॉर्टेंट है। राइट साइड में क्या चेंज हुआ, राइट साइड में आप देखो a नॉट के साथ x की पावर 0 थी, a2n के साथ x की पावर 2n थी। अब क्या हुआ, अब आपकी पावर्स पलट गई, a नॉट x की पावर 2n के साथ है, a2n आपका x की पावर 0 के साथ है। ठीक है, तो अब अगर आप कहें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या होता है, x को जब हम 1/x 2/x 3/x ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, हमारे जो पावर्स के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, पावर्स के साथ जो कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं वो पलट जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आप क्या बोल सकते हो कि भाई जब यही चीज यहां भी लिखी हुई है तो ये कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। इसी तरीके से a1 आपका a2n माइनस 1 के बराबर होना चाहिए और a2n आपका a नॉट के बराबर होना चाहिए। भाई जब दोनों चीजें सेम ही लिखी हुई हैं, ये लेफ्ट साइड सेम है तो इसका मतलब राइट साइड भी सेम होगी, और इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोफिशिएंट्स डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब इससे देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपको ले आना क्या था, a नॉट स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इस तरीके की आपको टर्म ले आनी थी। ठीक है, तो अगर आप x की जगह यहाँ पे आप देखो बिल्कुल टाइप 3 वाला जैसे था, ठीक है, कि आप अगर a नॉट को चाहो a नॉट स्क्वायर, ठीक है, अपन ऐसा कर लेते हैं, a नॉट स्क्वायर आपका पॉजिटिव के साथ चाहिए, आप x को माइनस एक्स रख दो तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n। ठीक है, क्या बना a नॉट x की पावर 2n, चूंकि x की पावर इवन है तो x की जगह माइनस एक्स भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा लेकिन माइनस एक्स की पावर 2n माइनस 1 तो नेगेटिव हो जाएगा, x की पावर 2n माइनस 1 प्लस ये फिर से पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, और ऐसे करके अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपके बनते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, a2n आ जाएगा, है ना। अब जरा देखिए, अगर आप याद करें पुरानी बातों को टाइप 3 वाली, तो हमने क्या कहा था कि ये अगर एक एक्सपेंशन है, ये अगर एक्सपेंशन है और इन दोनों का आपने प्रोडक्ट किया तो लेफ्ट साइड क्या देगा आपको, लेफ्ट साइड देगा इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4। कई बार बता दिया, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसके दो फैक्टर्स क्या हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करें, देखें अगर तो a नॉट स्क्वायर के साथ x की पावर 2n बन रहा है, इसको a नॉट स्क्वायर अगर बनाओगे तो इसको इसके साथ प्रोडक्ट करोगे और साथ में क्या बनेगा x की पावर 2n। फिर देखो a1 इसके साथ तो माइनस a1 स्क्वायर बनाते बनाते साथ में क्या बन गया x की पावर 2n, फिर प्लस a2 स्क्वायर बनाते बनाते क्या बन जाएगा x की पावर 2n। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2n निकालना है, बिल्कुल टाइप 3 की जो थ्योरी थी उस तरीके से, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2n इन दिस, है ना, इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2n निकालना है। ठीक है, दैट विल गिव अस रिक्वायर्ड थर्ड सीरीज। ठीक है, तो आप यहां से देखिए हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो अपन देखिए क्या बोल सकते हैं कि 1 प्लस वहां पे अगर मैं x की जगह x स्क्वायर रख दूं, ठीक है, तो आपके पास बनेगा क्या a नॉट प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x की पावर 4, ऐसे करके बनता जाएगा। तो an के साथ क्या आएगा, x की पावर 2n आएगा कि नहीं आएगा, है ना, सब an xn था, अब x की जगह x स्क्वायर रख दिए तो an x की पावर 2n और प्लस लास्ट में ऐसे ही a2n x की पावर 4n, ये बन जाएगा एक्सपेंशन। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इसकी एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है आपकी।
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आपने इसका इसका किया, उसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये एक्सप्रेशन जनरेट हुआ कि हमारे पास जो सीरीज है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n है और सारे पॉसिबल टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब x की पावर 2n का कोफिशिएंट कैसे निकालें, तो उसके लिए हमने कहा कि भाई इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी है, अगर x को x स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज बन जाएगी और हमें पता चलेगा कि x की पावर 2n का कोफिशिएंट कौन है, an है। सो आंसर इसका क्या होगा, an हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल है ये। थर्ड वाला जो पार्ट है इसको वापस से ध्यान रखिएगा, किस तरीके के चेंजेस से होता क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लास्ट वाला जो स्टेप लेकर के an कैसे जनरेट कर रहे हैं, an टर्म कैसे लेकर के आ रहे हैं, वो भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनमें जरा देखो आर स्क्वायर एनसीआर, पहला क्वेश्चन केवल ट्राई करो पहले, है ना। आर इक्वल टू 0 से है और p प्लस क्यू आपका 1 के बराबर गिवन है, ठीक है। तो ट्राई करो, मैं सोल्यूशन कंटिन्यू करता हूँ। फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, पहले तो आपको दिखा आर स्क्वायर है, तो आर जब भी आपका न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो आपको क्या पता होता है, कैसे केस में आपको क्या करना चाहिए, समेशन ओवर आर इंटू, है ना, इसको ऐसा कर दिया मैंने, आर इंटू आर माइनस 1 एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर, टाइप 1 के तरीके से, है ना। प्लस देखिए समेशन, अभी आर स्क्वायर माइनस आर यहाँ है जबकि यहाँ आर स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर एक और बचा रह गया, आर इक्वल टू आपका 0 से n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू एन सी आर, एक बार n इंटू ये दोनों, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ना आर इंटू एन सी आर वाली, आर इंटू एन सी आर क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये होता है, ठीक है। फिर r माइनस 1 उसके साथ क्लब हो जाएगा। तो अब ऐसी चीजें आपने कर रखी हैं तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, इट विल क्रिएट एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 सी आर माइनस 2, राइट। r इक्वल टू 0 से n, p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r, प्लस यहां से आपके पास क्या आएगा, n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r, r इक्वल टू 0 से, तो आपके पास आया n इंटू एन माइनस 1, तो आपका कॉमन है, ठीक है। निकाल लो इसको बाहर, n इंटू एन माइनस 1, और बाकी ये चीज बची हुई है ना। तो अगर यहाँ r माइनस 2 रहे तो आपका काम चल जाएगा, तो हमने p स्क्वायर को भी बाहर निकाल दिया। तो बेनिफिट क्या मिला देखिए, r इक्वल टू 0 से n, n माइनस 2 सी आर माइनस 2 p r माइनस 2 और q n माइनस, बस, ठीक है। तो अब ये वाले जोन में आप चले गए ना कि ये जो पावर है वही पावर यहाँ, सॉरी लोअर सबस्क्रिप्ट और पावर सेम है, और इन दोनों का सम आपका n-2 भी बना रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन बन चुका है। प्लस देखें इधर क्या है, n आपका बाहर, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, आपको चाहिए p की पावर में r माइनस 1, तो p एक बाहर निकाल दिया, q की पावर में आपको n माइनस r, ये भी स्टैंडर्ड बाइनोमियल बन गया। तो अब देखो n माइनस 1 p स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू की पावर n माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, सारे टर्म्स हैं क्या, कोई ऐसा टर्म जो मिसिंग हो, तो r इक्वल टू माइनस 1 तो रख नहीं सकते हो, r इक्वल टू n प्लस 1 भी नहीं रख सकते हो, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। तो p प्लस क्यू की पावर n माइनस 2, ये सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं। यहाँ से आपके पास आया np, और यहाँ पे अगर आप देखें तो r इक्वल टू माइनस 1 आप नहीं रख सकते हो, r इक्वल टू n प्लस 1 आप नहीं रख सकते हो, तो यहाँ से p प्लस क्यू की पावर में n, ठीक है। तो p प्लस क्यू आपका 1 था, तो n माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ से np इंटू 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रूव कर लो। अब सेकंड के लिए आप थोड़ी मेहनत करो, कैसे ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर में है ना, n प्लस 1 c2, ये पूरा पावर में है। नेक्स्ट आप देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, ALGM का यूज है जिसका हमें बिल्कुल क्लू नहीं लगता, ठीक है। अगर आप इसमें देखिए, ठीक है, हो सकता है कई लोगों ने कर लिया हो, अच्छी चीज है ना। एक NC1 ले लेते हैं और 2 NC2 ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस 3 NC3 ले लेते हैं इसी तरीके से, NC3 प्लस NC3, है ना, ओके, ठीक है। और ऐसे ही करके लास्ट में हम n टाइम्स NCN ले लें, ठीक है। तो NCN कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है। डिवीजन में आपके कितने टर्म्स हो जाएंगे,
इनका am लिया, क्योंकि इनके प्रोडक्ट से क्या बन जाएगा, nc3 का होल क्यूब, nc2 का होल स्क्वायर, nc1 और ncn की पावर n। ठीक है, अब आप देखिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप देखो, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे तीन टर्म है, लास्ट वाले में n टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 + 2 + 3 अप टू n, ये आपका am रहा। ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, तो gm में आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट पूरा, तो जिसमें आ जाएगा nc1 nc2 का स्क्वायर अप टू ncn की पावर n। ठीक है, और रेस टू पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि यहाँ पे आपके लिखे ही हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिखा है इसको, ये देखो, ये समेशन ओवर r इंटू NCR लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, r = 1 से लेके n, और नीचे क्या आएगा n+1/2, तो 2 आपका ऊपर निकल गया। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वहां पे आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ना, और की पावर में क्या है 1 अपॉन n+1/2। ठीक है, ओके, तो आप देखिए इसका सम तो आपने किया था, इसका सम कितना आता था, इसका सम आता था n × 2 की पावर n-1, यही था। सारी टर्म्स प्रेजेंट हैं जो पॉसिबल है, r = 0, एनीवे 0 ही देगा। तो 2 × n × 2 की पावर n-1 अपॉन n+1। ठीक है, तो ये दोनों साफ हो गए, ग्रेटर देन और इक्वल टू x की पावर 2 अपॉन n+1। ठीक है, तो n कट गया, बचा आपका 2 की पावर n अपॉन n+1। ये पावर यहां से हटा दो, यहां पे लगा दो n+1c2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड हमने क्या किया, n+1/2 ये पावर चढ़ा दी, तो n+1/2 लिखो या n+1c2 लिखो, बात बराबर ही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस प्रोडक्ट। तो बहुत अच्छा सवाल है, AMGM से होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो आपके पास ये सवाल है, इस सवाल में देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन में इसको कैसे लिख सकते हो, 2 ठीक है, इसका जनरल टर्म आपको एक तरीके से निकालना है ना, x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, ऐसी ही चीज है। तो अब थोड़ा देखो 2 की पावर n, तो 2 तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 बाहर निकाल ही लोगे, तो 2 को बाहर निकाला तो हमारे पास बचा क्या, 2 की पावर n 9x² + 6x + 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब इसमें भी आपको 3 दिख रहा है, 3 कैसे आप ले आ सकते हो, तो 3 ले आने का तरीका आपको यहां से समझ में आ सकता है क्या, कि ये लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर n 3x + 1 का होल स्क्वायर +1 और, तो +1 और लगा दिया। ठीक है, और की पावर में n। ठीक है, ओके, ये लिखा हुआ है। अब इसमें अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं तो एक्सपेंशन से टर्म्स कैसे जनरेट होंगे, 2 रेज़ टू पावर n तो आएगा ही आएगा, और इनटू देखो nc0, ठीक है, क्या आ जाएगा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 3x + 1 की पावर 2 की पावर 0। ठीक है, प्लस nc1, ठीक है, कैसे भी लिखे कोई दिक्कत थोड़ी है, 3x + 1 की पावर 2 की पावर 1, ऐसा 1 को पहला मान रहा हूं, इसको दूसरा मान रहा हूं। ठीक है, प्लस nc2 3x + 1 की पावर 2 रेज़ टू पावर 2, ऐसे करके टर्म्स आपके पास आ जाएंगी कि नहीं। ठीक है, और इनका आपको क्लब करना है कि x की पावर r का कोफिशिएंट क्या रहने वाला है। ठीक है, x की पावर r का कोफिशिएंट, तो यहां से देख सकते हो x की पावर r कोई भी जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पे आप देखो x की पावर r की टर्म्स जहां से जनरेट होनी शुरू होंगी वो टर्म क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो, जैसे मान लो आपको अगर x की पावर r चाहिए, तो आपका सबसे पहले ये जो 3x + 1 की पावर यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ 3x + 1 की पावर 4 बन रहा है, ऐसे टर्म से अगले बार क्या बनेगा, 3x + 1 की पावर 6 बनेगा, ये सारी टर्म्स आपकी जनरेट होंगी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, मतलब कि हम जब इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो हमारे पास टर्म्स कौन सी आएंगी, 3 को आप अलग कर सकते हो क्या, या फिर अभी इसको ऐसे ही रहने दिया मैंने, 3x को पूरा का पूरा ट्रीट करते हैं एक साथ। तो हमारे पास ये इफेक्टिवली बचा हुआ है 2 रेज़ टू पावर n nc0 3x + 1 की पावर 0, ठीक है, प्लस nc1 3x + 1 की पावर 2 प्लस nc2 3x + 1 की पावर 4, और ऐसे करके आगे की टर्म्स हैं 2 4 6 ऐसे करके। ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या आएगा वो भी लिख देते हैं, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ncn 3x + 1 की पावर 2n, ऐसा टर्म आएगा। ठीक है, तो चाहे आप ar निकालो है ना, चाहे आप an निकालो, बात बराबर ही है। तो x की पावर n का भी अगर आपको कोफिशिएंट निकालना हो, चाहे x की पावर r का कोफिशिएंट निकालना हो, तो पैटर्न आपका क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहां से हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी क्रिएट हो सकती हैं। ये टर्म कुछ बनाएगा
2NCR। इसमें इसके एक्सपेंशन में तो x की पावर r क्रिएट होगा ना लास्ट वाले में, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा 2NCR है। क्या हुआ, 2 की पावर n तो बाहर है ही, इसके एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या आने वाला है, 2NCR इंटू 3 की पावर r, यही आएगा। प्लस देखिए उसके जस्ट पहले वाले में क्या होगा, उसके जस्ट पहले वाले में हमारे पास NCn-1 होगा, या फिर आप कह लीजिए NC1 होगा, ठीक है, NCn-1 और इंटू कितना आ जाएगा, तो 3 की पावर आ जाएगा। इस बार हमारे पास, इस बार भी 3 की पावर r ही रहेगा, और एक चीज हमारे पास आ जाएगी, इसके जस्ट पहले वाले में क्या रहा होगा, 3x + 1 की पावर 2n-2, तो 2n-2 आएगा, ठीक है, 3x + 1 की पावर 2n-2, तो 2n-2 आएगा, CR आ जाएगा, ठीक है। तो NCn-1 बनता ना, उसको मैंने NC1 लिख दिया, और 2n-2 CR, 3 की पावर r तो आना ही आना है, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास टर्म्स बनती जाएंगी, और यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 रेज़ टू पावर 32 रेज़ टू पावर 32, इसके बारे में आपको बताना है कि जब इसे 7 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, आप तब तक ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन आसान है लेकिन ट्रिकी है। 32 रेज़ टू पावर 32 रेज़ टू पावर 32 है। आपको सबसे पहले ये समझ में आता है ना कि सबसे पहले आप पावर को सॉल्व करोगे, 32 की पावर 32, ये जो आउटकम आएगा वो फाइनली बेस 32 पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप देखो 7, और हमने कहा था कि कभी भी रिमाइंडर वगैरह निकालना हो तो बेस के एक्सपोनेंट को यूज करो जो कि 7 के मल्टीपल के क्लोज हो, ठीक है। तो 7 के मल्टीपल के क्लोज क्या ले आ सकते हैं हम, तो 32 को पहले हम सोचते हैं कि 32 की पावर 32, इस चीज के बारे में सोचते हैं कि अगर इसको हम लिखें तो 2 की पावर 160 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 160 लिखने का मतलब हुआ कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2³ रेज़ टू पावर 53, है ना, ठीक है। अगर अपन इसको 3 के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं हम, 3 के रिस्पेक्ट में इसलिए क्योंकि 2³ आपका 8 का काम कर जाएगा। तो जरा सा देखिएगा इसमें ट्रिक क्या यूज हो रही है, इसमें ट्रिक ये यूज हो जाएगी आपकी कि 32 की पावर 32 3 से डिवाइड करने पे कैसा रिमाइंडर देता है, ठीक है, क्योंकि 3 आपका 2³ का काम कर देगा आगे जाकर के, जब आप 7 से डिवीजन के बारे में सोचोगे तो आपके पास 8 का टर्म क्रिएट कराएगा, इसलिए हम इसका भी यूज कर रहे हैं। देखो पहले एक बार, अभी शायद समझने में दिक्कत हो, 32 रेज़ टू पावर 32 है। अगर इसको आप 3 के रिस्पेक्ट में देखो तो पहले तो हमने इसको कह दिया कि भाई ये 2 रेज़ टू पावर 160 है, जिसको मैं लिख सकता हूं 3 - 1 की पावर 160। दैट मीन्स कि जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, कहीं 3 था नहीं लेकिन ये हमने अपनी ओर से इंक्लूड किया है, क्यों, क्योंकि हम 8 को ले आना चाहते हैं सो दैट 7 से डिवीजन में हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 3 - 1 की पावर 160 लिखने से फायदा क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि जब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हर एक टर्म तो 3 से डिविजिबल आएगी एक्सेप्ट लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है, 1 है, तो लास्ट टर्म आपकी 1 है, तो ये 3 लैम्डा + 1 टाइप का नंबर हो गया, ठीक है। तो आपका ये जो पावर है वो कैसा है, 3 लैम्डा + 1 टाइप का है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया कि 32 रेज़ टू पावर 3 लैम्डा + 1, इसको आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 15 लैम्डा + 5 लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ओके। तो ये वाली चीज ऐसे लिख ली गई। अब इसमें से भी देखिए, अब इसमें से 8 बनाने में बेनिफिट ये मिला कि यहां पे जो 15 लिखा हुआ है वो 2³ के लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 5 को अलग कर दिया अभी फिलहाल के लिए, या फिर 2² को ही अलग करते हैं और बाकी को लिख देते हैं हम 2 रेज़ टू पावर 15 लैम्डा + 3, ठीक है। दैट मीन्स 2² इंटू यहां से क्या आ जाएगा 8 रेज़ टू पावर 5 लैम्डा + 1, तो 2² 7 + 1 रेज़ टू पावर 5 लैम्डा + 1, ठीक है। अब जब आप इसका एक्सपेंशन करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसके एक्सपेंशन में आपकी हर एक टर्म 7 से डिविजिबल होगी एक्सेप्ट लास्ट टर्म, तो बाकी सबको कुछ मैंने लिख दिया 7 लैम्डा 1, एक्सेप्ट लास्ट टर्म कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आपके पास ये टर्म कितनी बन गई 28 लैम्डा 1 + 4, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा था, इस टाइप का था, जिसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमें अगर कभी मान लीजिए 15 से डिविजिबिलिटी के बारे में कहा जाए, ठीक है, तो अपन जैसे यहां पे हमने इसको 3 के रिस्पेक्ट में तोड़ा है ना, अगर 15 बोलेगा तो 2 के रिस्पेक्ट में हमारे लिए यूजफुल कौन होगा, 16 होगा। तो 16 ले आने के लिए हमें 4 चाहिए होगा, 2 की पावर 4, और तब हम क्या करेंगे, जैसे यहां पे हमने
इस पावर को देखा है 3 लैम्डा प्लस 1 के फॉर्म में, उस समय हमें कैसे देखना पड़ेगा कि 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है, ठीक है, क्योंकि 4 आपका 16 बनाने के लिए यूजफुल होगा। यहां 8 बनाने हमारी चॉइस थी, इसलिए हमने 3 को यूज किया है, ठीक है। अपन ये क्वेश्चन है और इसको इसके बराबर प्रूफ करना है 1/n+1 के बराबर, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो क्या होगा। अब इसमें आपको क्या एक चीज समझ में आ रही है कि कोई सिंपल सी सीरीज जैसी चीज है क्या यहाँ पे। तो अपन क्या देख सकते हैं कि NC1/2 है, NC2/3, NC3/4, ठीक है, ऐसे करके है। तो अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखें तो -1 की पावर r+1 है ना, यही है, -1 की पावर r+1 अपॉन r+1 और NCr, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो NCr/r+1 मिल गया, तो थोड़ा सा अपने लिए ठीक है कि इससे हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है, एक फॉर्मूला हमें इसके टर्म्स में पता होता है, ठीक है। और r इंटू NCr भी है, तो वो भी हमारे लिए ठीक है। तो अपन चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। r इक्वल टू आपका क्या था, पहला टर्म 1 था, r इक्वल टू 1 से आपने स्टार्ट किया और कहाँ तक गए, n तक गए, ये था आपके पास ओवरऑल टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ्री हो जाता हूँ डिनोमिनेटर से, तो NCr/r+1 को क्लब कर लेता हूँ। तो दिस इज गिविंग यू -1 r+1, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा r इंटू n+1 Cr+1, और नीचे आपके पास आ जाएगा n+1, ठीक है। तो 1/n+1 आपका बाहर निकल गया, तो 1/n+1 आपने बाहर निकाल दिया, आपके पास बचा r इक्वल टू 1 से n। अभी -1 की पावर r+1 है, -1 से कोई दिक्कत तो है नहीं, इस पे लगते हैं अपन r इंटू n+1 Cr+1। जब न्यूमरेटर में r है तो अपन क्या प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी जब लोअर सबस्क्रिप्ट और ये दोनों चीजें सेम हो जाए। तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी मेहनत, 1/n+1 समेशन r इक्वल टू 1 से n, ठीक है, -1 की पावर r+1, यहाँ पे भी आप ट्राई करोगे कि r+1 बन जाए, इंटू n+1 Cr+1। लेकिन इसको बनाते बनाते क्या हुआ कि यहाँ तो r था, आपने r+1 ले लिया, तो आपको एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया आपने, भाई इसको r+1 -1 ऐसा ब्रेक कर रहे हैं, तो r+1 एक साइड, तो बाकी बचा आपके पास -1 की पावर r+1 है ना, और n+1 Cr+1, ये आपकी टर्म बनेगी कि नहीं, हो जाएगा इतना, n+1 Cr+1, ठीक है। यहाँ पे आपने r को लिख दिया r+1 -1, ठीक है, ऐसा आपने इस पूरे टर्म को ब्रेक कर दिया। इतना ठीक था या इसमें कोई दिक्कत है? कॉमन आप उल्टा देखो, -r+1 और ये n+1 Cr+1 कॉमन हो जाएगा, r+1 यहाँ से, -1 यहाँ से, कितना बचेगा, r बचेगा, ठीक है। तो उसी चीज को हमने ऐसे सेपरेट करके लिख दिया है, तो 1/n+1 आ गया आपका। यहाँ आप देखिए, अब इस पे प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, तो -1 की पावर r+1 के साथ r इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे आपके पास आ गया n+1, यहाँ पे आप एक एक स्टेप नीचे उतर गए, NCr, ठीक है, माइनस आपके पास फिर से r+1 n+1 Cr+1, ठीक है, r इक्वल टू 1 से n। तो अब आप आगे का क्वेश्चन समझ सकते हो कि क्या है। n+1 तो आपका कांस्टेंट हो गया ना, तो आपके पास आ गया 1/n+1, यहाँ से n+1 आपका कॉमन, समेशन r इक्वल टू 1 से n, -1 की पावर r+1 NCr, ठीक है। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस बनेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपके पास कुछ टर्म्स बनेंगी, ठीक है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाले। क्या बचा रह जाएगा, आप देख सकते हो इसको एक्सपेंड करके, जो आपकी मिसिंग टर्म्स है उन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपको टर्म मिलेगा, एंड इट विल गिव यू 1/n+1। तो यहाँ से आगे आप कर सकते हो आसानी से, आप देख सकते हो कि क्या क्या टर्म्स बन रही हैं। जैसे यहाँ क्या बनेगा, r इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला टर्म NC1 माइनस NC2 प्लस NC3, ऐसे करके टर्म्स बनेंगे। सारी टर्म्स होती तो सम कितना होता, 0 होता, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या नहीं है वो वाली चीजें आप क्लब कर लो, सेम चीज यहाँ पे भी। तो दिस विल गिव यू 1/n+1। आपके पास है इंटीजर पार्ट ऑफ 2 + √5 raised to power p minus 2 raised to power p plus 1 is divisible by p where p is prime number greater than 2, ठीक है। तो अब आपको पहले भी मैंने कहा था कि जब भी कभी इस तरीके की चीज हो, इंटीजर पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, 2 + √5 2 - √3 इस तरीके की चीजें हो, तो आप क्या करिए, i+f वाला जो मेथड था वो फॉलो करिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, i+f को लिख दिया आपने √5 + 2 की पावर p, तो इसका काउंटर पार्ट f' लेना है। f' क्या लेते हैं, बेस को पॉजिटिव रखते हुए ये लगा लिया, और p अगर प्राइम है तो ऑफ कोर्स ऑड होगा, 2 से बड़ा प्राइम नंबर है, ऑड होगा, तो आपका p कैसा है, ऑड है, ठीक है। अब अगर आप इनको सम करें कि या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, किससे हमारी इरेशनैलिटी खत्म होगी, तो इरेशनैलिटी तब खत्म होगी जब आप डिफरेंस लोगे।
तो डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू, ये ऑड थे ना, तो पहले टर्म पे अगर रूट 5 की पावर कुछ ऑड रहा तब तो दिक्कत हो जाएगी, आपको रूट 5 की पावर में क्या चाहिए, इवन टर्म्स चाहिए। तो इसका मतलब आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने से आपको मिलेगा क्या, PC1 रूट 5 की पावर p माइनस 1 2 की पावर 1, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या मिला, रूट 5 की पावर इवन हो गई क्योंकि p ऑड था, और अब आपका ये टर्म कैसा हो गया, रैशनल रह गया, ठीक है। तो अब ये सारे टर्म्स आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके रैशनल टर्म्स रहेंगे, ठीक है। तो अब f माइनस एफ डैश को क्या रखना होता है, 0, तो i की वैल्यू बेसिकली क्या आई, 2 टाइम्स ऑफ PC1 रूट 5 p माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस इसी तरीके से PC3 आएगा रूट 5 की पावर p माइनस 3 2 क्यूब, और लास्ट में आपके पास बचेगा PCP, ठीक है, PCP नहीं जाएगा, हाँ PCP हो जाएगा, ठीक है, 1 3 ये और डॉट चीजें आ रही हैं तो PCP आ जाएगा, और लास्ट में बचेगा 2 की पावर p, ठीक है। ये आपका i था, आपको करना क्या है, इस i में से 2 की पावर p प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो i में से आपने 2 की पावर p प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बना, 2 टाइम्स, ठीक है, इसको पूरा लिख देता हूं मैं, 2 इंटू PC1 रूट 5 p माइनस 1 है ना, 2 और 2 की पावर 1 2 की पावर 2 हो गया, PC3 रूट 5 p माइनस 3 और यहाँ पे 2 की पावर 4 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो लास्ट टर्म में आप देखो क्या आएगा, PCP 2 की पावर p वहां भी था और एक यहाँ पे ये 2p प्लस 1 हो गया, ठीक है। माइनस करना था, ये तो आपका इंटीजर पार्ट अभी लिखा गया है, इसमें से आपको करना था सब्ट्रैक्ट किसको, इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। और उसके पहले वाली टर्म्स की अगर बात करूं मैं तो PC1 PC2 PC3 है ना, ये सभी कैसे होंगे, PC1 की बात करो ये p से डिविजिबल है, PC3 की बात करो ये भी p से डिविजिबल है, ये PC5 होगा, PCP होगा, PCP नहीं, PCP के जस्ट पहले वाला PCP माइनस 2, ठीक है, वो सभी कैसे होंगे, p से डिविजिबल होंगे। तो अगर हर एक टर्म आपकी p से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन आपका कैसा था, p से डिविजिबल था, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। आपको ये सीरीज दी हुई है और इस सीरीज का सम आपको इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करो खुद से, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे लगातार हमारे पास सारी टर्म्स नहीं है, हमारे पास 1 है 3 है 5 है, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो क्या देखेंगे अपन लिख सकते हैं कि अगर ये n-1 का होल स्क्वायर है, इसको लिख दिया मैंने NCn-1, कोई दिक्कत तो है नहीं, होल स्क्वायर NCn-3 प्लस n-5 का होल स्क्वायर NCn-5, और ये सारी टर्म्स आपकी आगे की प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब एक n-1 इसके साथ क्लब हो सकता है ना, r इंटू NCR वाली प्रॉपर्टी से, ये लोअर सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे टर्म सेम है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, एक n-1 को अपन अलग रखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करने के लिए एक n-1 को अलग रखा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा n-1 NCn-1। अब बताइए इसका आउटकम क्या होगा, तो इसका आउटकम क्या होगा, ये वाली चीज सामने आ जाएगी, ठीक है, और मतलब इसको लिख सकते हो ना, n-1 पहले से था, ये वाली चीज सामने आ गई, और इन दोनों में से एक एक सब्ट्रैक्ट हो गया, ये बन जाएगा। दूसरी टर्म इसी तरीके से n-3 का होल स्क्वायर थी, NCn-3, तो ये कितना आ जाएगा, n-3 ऐसे ही रहने दो, ठीक है, n को रहने दो, और n-1 और इसमें से एक स्टेप और नीचे उतर जाओ, n-4, ठीक है। फिर n-5 NCn-5 इज इक्वल टू n-5, ठीक है। यहां से ये दोनों सेम हो गए, तो आप n रखो और एक एक स्टेप नीचे उतर जाओ, ठीक है। अब ऐसे करके आपको ऐड करना है, तो एडिशन कितना आएगा, देखो एडिशन में आप देख सकते हो कि n आपका कॉमन है, n आपका आएगा ही आएगा, फिर बचता है आपका n-1c, n-1 मतलब n-1 इंटू n-1c n-2, ठीक है, प्लस फिर देखो आप n-3 n-1c n-4 एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। अब इसका क्या करें, तो अब फिर से वही चीज, यहाँ n-2 है, यहाँ पे n-2 रहता तो बात बन जाती, तो इसको n-2 बना लो, n इंटू n-2 प्लस 1, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर दिया मैंने, n-2 n-1 c n-2, ठीक है, प्लस 1 अभी मेरा बचा हुआ है। सेम चीज यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी अगर आप n-4, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि
कि सभी को पहले एक बार n के साथ ही ले लो, ठीक है। ऐसे करते हैं अपन, एक बार n के सारे टर्म्स ले लेते हैं, तो हमारे पास एक और n कॉमन होता हुआ दिख रहा है और साथ में बन रहा है n-1 cn-2 प्लस n-1 cn-4 और ये हमारे पास आगे की टर्म्स रह जाएंगी, दो दो के गैप पे है, ठीक है। तो आपके पास देखो n-1 cn-2, ठीक है। सारे यहाँ पे आपके पास देखो पहला टर्म आपका क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग n-1 cn-1, ठीक है। उसके जस्ट बाद सेकेंड टर्म अगर देखो तो n-2, थर्ड टर्म देखो तो वो नहीं है, फोर्थ टर्म है। तो अल्टरनेट टर्म्स हमारी अवेलेबल है, तो अल्टरनेट टर्म्स अगर अवेलेबल होती हैं तो उनका सम कितना होता है, अगर nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 ऐसे कहा जाए तो उसका सम कितना होता है आपका 2 की पावर n-1 होता है। तो इसका सम कितना हो जाएगा 2 की पावर n-1 होता है, यहाँ पे चूंकि n की जगह क्या है n-1, तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर n-2, ठीक है, ठीक है। n आपका यहाँ पे पहले से था, ठीक। और अब देखिए आपके पास इधर की जो टर्म्स बची हुई हैं, इधर की जो आपके पास टर्म्स बची हुई हैं, अभी बची हुई टर्म्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये n के सारे टर्म्स आप क्लब कर चुके हो, प्लस आपके पास अभी 1 इंटू ये 3 इंटू ये सभी अभी बचे हुए हैं, ठीक है। इसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास 1 इंटू n-1 cn-2, 3 इंटू ये वाला टर्म है और इसको अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको अलग से कर लेते हैं अपन सॉल्व, ठीक है। हमारे पास बचा हुआ है 1 इंटू, ठीक है, ये मैक्सिमम पोर्शन हमने कर लिया है, अब हमारे पास बचा हुआ है 1 इंटू n-1 cn-2, ठीक है, और बचा हुआ है हमारे पास 3 इंटू n-1 cn-4, ठीक है। ऐसे ही आगे आपका क्या आएगा 5 इंटू n-1 cn-6 एंड सो ऑन। ये सारी टर्म्स आपकी रहेंगी इस पैटर्न में, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो मैं लिख सकता हूं ना 1 इंटू n-1 c1, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 इंटू n-1 c3 प्लस 5 इंटू n-1 c5, ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया n-2 c0, बना कि नहीं। यहां पे क्या आ गया इंटू n-1 भी आ जाएगा, ठीक है। r इंटू NCR वाली प्रॉपर्टी फिर से यूज कर रहे हैं। फिर यहां पे देखो कितना आ जाएगा n-1 और n-2 c2, ठीक है। फिर यहां पे देखो n-1 n-2 c4, ये सारी टर्म्स आपकी आती जाएंगी, मतलब n-1 आपका अगर कॉमन ले लेते हैं तो n-2 c0, n-2 c2, n-2 c4 ये सब आ गए, ठीक है। तो आधा हिस्सा ये आया है, 1 3 वाले सारे मिस हो गए हैं, तो इसका मतलब है n-1 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n की जगह क्या है n-2 है, अगर n रहता है तो आंसर क्या होता है n-1, यहाँ पे n-3, सभी टर्म्स रहते 2 की पावर n-2 हो जाता, 2 से डिवाइड कर दिया 2 रेज़ टू पावर n-3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस हिस्से का, इस वाले पोर्शन का, ठीक है। और बाकी इधर से आपके पास टर्म्स आई हुई थी, ठीक है। तो ये आपने पहले यहाँ पे क्या किया है n वाले सारे टर्म्स का क्लब करके लिख दिया, फिर जो 1 3 ये सब बचे हुए थे उनका मैंने इस पार्ट में दिखा दिया है, दोनों को क्लब कर दो, इसके बराबर आ जाएगा। पास 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर n का आपको इस तरीके से एक्सपेंशन दिया हुआ है और आपको ये टर्म निकालनी है, ठीक है, कि इनका प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर और ये an+1 के बराबर है। तो ट्राई करो, आप खुद से, आपको ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन कराया जा चुका है, ठीक है। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। तो सोल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले किया था, x को रिप्लेस कर दिया 1/x से, तो x को रिप्लेस किया 1/x से, तो क्या बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू, पावर्स अपनी चेंज हो गई, a0 के साथ आ गया 2n, a1 के साथ आ गया 2n-1 और ऐसे करते करते लास्ट में a2n के साथ आ गया x की पावर 0, ठीक है। अब देखो आपको अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, x को -x से रिप्लेस कर दो, तो 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू a0, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे a1 इंटू x की पावर 2n-1, ठीक है, क्योंकि ये इवन था ना 2n, तो इसलिए -x की पावर 2n से कोई दिक्कत नहीं हुई, ये ऑड हो गया तो माइनस साइन आ गया, ऐसे करते हुए a2n तक चले गए, ठीक है। अब इसको और इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर n, और इधर देखो जो हमें चाहिए उससे क्या बन रहा है,
ए नॉट और A1 बनाने गए तो x की पावर 2n माइनस 1 फालतू में आ गया, ठीक है। A1 और A2 बनाने गए तो A1 यहां से माइनस का A2, तो हर बार x की पावर 2n माइनस 1 जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2n माइनस 1, ठीक है। ठीक है, तो याद हो अगर लास्ट टाइम जब इस तरीके का सवाल किया था तो कैसे किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज, इसमें x को x स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कर दिया a नॉट प्लस a1 एक्स स्क्वायर अप टू a2n x की पावर 4 है। तो आप बताओ सभी पावर्स कैसी जनरेट होंगी, इवन ही जनरेट होंगी, ठीक है। यहाँ पे सारी पावर्स x की कैसी जनरेट हो रही है, इवन, और हमें चाहिए कैसा कोफिशिएंट, ऑड वाले का कोफिशिएंट, तो ऑड पावर तो कोई जनरेट ही नहीं हुई, इसका मतलब आंसर कितना हो गया आपका 0 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट के लिए देख लो आप, सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में a नॉट a2 बनाने जाओगे तो a नॉट a2 बनाते बनाते क्या बन गया, a नॉट यहाँ पे a2 के साथ x स्क्वायर आएगा, ठीक है, सॉरी a2 के साथ, है ना, a2 के साथ a नॉट और a2 का प्रोडक्ट किया, ठीक है। फिर हमने a1 और a3 का प्रोडक्ट किया, ऐसा कर रहे हैं ना हम, ठीक है। देखो a नॉट और a2 का प्रोडक्ट लेते हैं, तो a नॉट और a2 के प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा, a नॉट और a1 का हम अभी तक कर रहे थे, ये वाला टर्म उठाते हैं a नॉट और यहां पे लेते हैं अपन a2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, x की पावर 2n माइनस 2 बनेगा, ठीक है। फिर a1 यहां से लिया, ओके, a3 उठाया, तो a3 में आप a3 और ये दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो फिर से x की पावर 2n माइनस 2, तो आपके पास टर्म्स क्या क्रिएट हो रही हैं, आपको ये पता चल रहा है कि सेकंड वाली जो सीरीज लिखी हुई है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2n माइनस 2, ठीक है। ये क्या है आपका कोफिशिएंट है किसका, x की पावर 2n माइनस 2 के सारे कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं, ठीक है, किसमें, इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यहीं से देखते हैं। तो x की पावर 2n माइनस 2 का अगर आप कोफिशिएंट निकालते हो, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n माइनस 2 इज, यहां से क्या पता चल रहा है, ये स्क्वायर है तो यहाँ 4n है तो 2n है, तो ऊपर में x की पावर अगर 2n माइनस 2 अगर लिखोगे तो नीचे में a के साथ क्या लिखना पड़ेगा, इसका हाफ लिखा जा रहा है ना हर बार, तो यहाँ n माइनस 1 होगा। तो यहां से तो आपका निकल करके आया कि कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, an माइनस 1 होना चाहिए। हमें प्रूफ क्या करना है, an प्लस 1 करना है, ठीक है। कैसे करें, तो अब आप देखो, अब आप पुरानी बातों पे फिर से वापस जाओ। पुरानी बातों में हमने ये कहा था ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर अगर n है और उसी को हमने पलट करके फिर से लिख दिया है, तो कोफिशिएंट्स तो सेम ही होंगे ना। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो 1 प्लस एक्स प्लस सॉरी a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर ऐसे करके टर्म्स लिखे हुए थे, an xn आया होगा, ठीक है, अप टू a2n x की पावर 2n। अगली बार हमने उल्टा करके लिख दिया, तो हमने कहा कि भाई कोफिशिएंट्स थोड़ी ना बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर का जो पहले कोफिशिएंट था वो अभी भी रहेगा। मतलब a2 आपका किसके बराबर रहेगा, a2n माइनस 2 के बराबर। ये a1 जो है आपका अगर देखें यहाँ पे तो a2n और a0 बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्या है, x की पावर 2n के कोफिशिएंट है। x की पावर n का जो यहाँ कोफिशिएंट है वही यहाँ भी रहेगा। x की पावर 2 का अगर यहाँ a2 है तो यहाँ पे a2n माइनस 2, तो a2 और a2n माइनस 2 आपस में कैसे हैं, बराबर है। a2 और a2n माइनस 2 आपके बराबर होंगे। इस तरीके से a1 और a2n माइनस 1 आपके बराबर होंगे। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, ये और ये एक्सपेंशंस अगर सेम लिखे हुए हैं तो ऑफ कोर्स इनके कोफिशिएंट्स भी बराबर ही होंगे ना। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि ar और a2n माइनस r बराबर होंगे। तो इसलिए अगर r की जगह आप n माइनस 1 रख दोगे तो यू विल गेट an माइनस 1 इज इक्वल टू an प्लस 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 11th के लिए अगर कहा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम हमारा यहाँ पे एंड होता है। रिपीटर वालों के लिए एक्सक्लूसिवली 2-3 टाइप के और क्वेश्चंस हैं, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कर दिखा जा रहा है कि a0 a3 a6 a9, यहाँ a1 a4 a7 और a2 a3 सॉरी a2 a5 a8, इन सब का सम निकालना है। मतलब कुछ कुछ गैप्स पे हैं, कोफिशिएंट्स आपको सम करने हैं लेकिन गैप्स पे करने हैं, सारे कोफिशिएंट्स को सम नहीं करना। और ऐसे भी नहीं है कि अल्टरनेट वाली कोई बात हो, तो यहाँ पे तो अच्छा खासा 3-3 का गैप है, कभी ऐसा भी हो सकता है 4-4 का गैप पे आपको करना पड़े, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ोगे भी हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आपको यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। जितने का गैप है, ठीक है, वही रूट्स आप लिख दो,
मतलब जैसे ये 3 के गैप पे चल रहे हैं ना, तो आप क्यूब रूट ऑफ 1 इनका यूज कर लो, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 1, अगर 4 के गैप पे चले तो फोर्थ रूट्स ऑफ 1, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। 5 के गैप पे चले तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, इनका यूज कर लो। तो जैसे यहां 3 के गैप पे है, तो आप क्या यूज कर सकते हो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनको यूज करो। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं? तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या क्या होते हैं? क्यूब रूट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास गैप 3 का है, इस बात को पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है। अगर 4 का गैप होगा तो फोर्थ रूट लेंगे, 5 का गैप होगा तो 5 रूट लेंगे, 2 का गैप होगा तो 2 मतलब स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों होते हैं। तो अगर आप यहां पे x को 1 पुट कर दो, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई 3 की पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2, है ना, अप टू a2n। तो ये तो हम बहुत पहले से करते आए हैं पुट, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमने कहा कि अगली बार ओमेगा को रख दो, तो जब ओमेगा रखोगे तो क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर n, ये तो क्या होता है? 0 होता है, इज इक्वल टू कितना हो गया? a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर अप टू ऐसे ही a2n ओमेगा की पावर 2n। अब देखो आप, ऐसा बना, ये पार्ट आपका 0 आ रहा है और इस पार्ट में कुछ रियल भी होगा और कुछ इमेजिनरी भी होगा। इसी तरीके से अगर आप x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रख देते हो तो क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 रेज टू पावर n। ओमेगा की पावर 4 तो ओमेगा की पावर 1 ही है ना, मतलब ये भी क्या है? 0 ही लिखा है। इज इक्वल टू कितना? a0 प्लस यहां से क्या आएगा? a1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, x की जगह अपन ओमेगा स्क्वायर रख रहे हैं, तो बेसिकली a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा की पावर 4, है ना, ऐसे करके टर्म्स आती जाएंगी। अब एक बार सभी का सम कर दो, तो सबका सम करोगे तो क्या आएगा? मतलब यही प्रोसेस हर बार आपको फॉलो करना है। 3 की पावर n आएगा, बाकी दोनों तो 0 है, ठीक है। आपने एक बार 1 रख दिया, ओमेगा स्क्वायर रख दिया, तीनों से रिजल्ट्स आपने लिख लिए। अब आपको क्या लाना है वो देखिए। अगर आप तीनों को डायरेक्टली सम कर देते हो तो क्या मिलेगा आपको? 3a0 मिलेगा प्लस a1 के टर्म्स को क्लब करो, a1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, a2 1 प्लस ओमेगा प्लस मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ये भी 0 हो गया। सारे टर्म्स आपके 0 होते जाएंगे एक्सेप्ट 3a0, 3a3, है ना, 3a6, इन सबको छोड़ करके बाकी सब आपके 0 होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि a0 प्लस a3 प्लस a6, ये सबका सम कितना है? 3 की पावर n-1 के बराबर है, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वहीं पे ये तो आपने क्या किया? बेसिकली 1 2 3 को ऐड। अगर आपका 1 2 3 ऐड ना हो, अपन मान लीजिए ऐसा कर दें कि आपको अगर मान लीजिए कि ये वाली चीजें निकालनी है, a1 a4 वाली, तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपका a1 वाले जो टर्म्स हैं, a1 के साथ में, जैसे यहाँ पे a1 ओमेगा दिख रहा है, ठीक है, a1 ओमेगा दिखने की जगह पे ये a1 दिखने लगे, मतलब आप क्या करो? ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को एज इट इज रखा, 2 को आपने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड में आप कैसे लाओगे ओमेगा? सॉरी, a1 आप चाहते हो, यहाँ ओमेगा स्क्वायर पहले से है, तो आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा? a1 बन जाएगा। तो आप 3 थर्ड वाले में आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सो दैट कि आपके पास a1 की टर्म्स, a1 के साथ आपके पास रियल बचा हुआ है, कुछ ओमेगा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको एडिशन करते हो तो देखो क्या होगा, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, यहां से आपके पास 3 की पावर n और ये 0 इंटू समथिंग और 0 इंटू ओमेगा, तो एडिशन करने पे लेफ्ट साइड 3 की पावर n देगा, राइट साइड से आपके पास क्या आएगा? a0 के साथ देखो, यहाँ a0 है, यहाँ पे आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो a0 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे a0 ओमेगा आ चुका है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो ऐड करोगे तो a0 की टर्म खत्म हो गई, बचा क्या? a1 की टर्म 3 टाइम्स, ऐसे ही 3a4, और ये सारे टर्म्स आपके बचे रह गए, जो कि क्या दे देंगे? a1 प्लस a4, ये सबका सम कितना हो जाएगा? 3 की पावर n-1 के बराबर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगर पहले वाले को एज इट इज रखो, दूसरे वाले को ओमेगा से और तीसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप a2 प्लस a5 वाला भी रिजल्ट निकाल लोगे, एंड ईच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n-1। क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है फिर से आपके पास यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n, मतलब स्टैंडर्ड बातें की गई हैं बाइनोमियल की, और हमसे कहा जा रहा है p0 माइनस p2 प्लस p4, और सेकंड में p1 माइनस p3, ये सब आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव तो है ना। अब दो के गैप पे भी हैं,
तो अभी हमने कहा था 2 के गैप पे होगा तो हमें एक तरीके से अंडर रूट का यूज करना होगा, ठीक है, सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी कह लो आप, ठीक है। और चूंकि ये पॉजिटिव निगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे पिछली बार क्या था, आपने 1 के रूट्स यूज किए थे, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आयोटा और माइनस आयोटा को भी, ठीक है। तो जैसे आप अगर 1 प्लस आयोटा रखते और रेज टू पावर n, तो दैट विल गिव यू p0 प्लस p1 आयोटा माइनस p2, है ना, ऐसे करके। और अगर आप 1 माइनस आयोटा की पावर n लेते तो आपके पास आता p0 माइनस p1 आयोटा प्लस p2, है ना, माइनस p2, सॉरी, ये सारे टर्म्स आपके पास आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको p0 माइनस p2 वाली चीज चाहिए तो आप डायरेक्टली इनका ऐड कर दो। एडिशन आपने किया, देखो यहाँ से p0 माइनस p2 का ट्वाइस आता रहेगा, तो 2 अगर ऐड कर देते हैं तो 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 2 p0 माइनस p2, ये सारे टर्म्स, ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड थे। दैट मीन्स कि p0 माइनस p2 प्लस p4, दिस सीक्वेंस कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर n बाई 2। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या प्रोसेस होता है कि आप इसको e की पावर्स में कन्वर्ट कर लो। इसका होता था ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लगा के डी मोवियस थ्योरम यूज करो। तो यहाँ पे यह क्या लिखा हुआ है, √2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 का पावर n प्लस ऐसे ही √2, है ना, cos पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 का पावर n और डिवाइडेड बाई, ठीक है, इतना आ गया। तो आपके पास देखो कितना बन जा रहा है, 2 की पावर आपके पास हो जा रही है n प्लस 1, ठीक है, 2 की पावर आपके पास टू की पावर n बाई 2, 2 की पावर n बाई 2 कॉमन हो गया, तो 2 की पावर n बाई 2 एक और था तो माइनस 1 लगा दिया, इनटू देखो ये क्या हो जाएगा, डी मोवियस थ्योरम यूज करके cos n पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 4, और यहां से क्या आएगा, cos n पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन n पाई बाई 4, तो n पाई बाई 4 साइन वाले कट गए और cos वाला आ गया, तो 2 रेज टू पावर n बाई 2 प्लस 1, सॉरी 2 रेज टू पावर n बाई 2 माइनस 1 आपके पास बन गया है यहाँ से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, और इनटू आपके पास 2 cos n पाई बाई 4, ठीक। तो यही चीज आपको यहाँ पे लेकर के आना था, 2 की पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4। सिमिलरली अगर आपने यहाँ एडिशन की जगह डिफरेंस लिया होता तो आपका क्या बनता, सेकेंड पार्ट के लिए 1 प्लस आयोटा की पावर n माइनस 1 माइनस आयोटा की पावर n, तो क्या आ जाता, 2 आयोटा p1 माइनस p3, ये सारे टर्म्स आपके आते रहते, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, p1 माइनस p3 वगैरह निकालना था, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के लिए क्या करना पड़ता, सेम प्रोसेस फिर से डी मोवियस थ्योरम का, ठीक है, और नीचे आपके पास 2 आयोटा रह जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आप डी मोवियस थ्योरम फिर से अप्लाई कर दो इसी तरीके से। इस बार जैसे साइन कैंसिल हुआ है, जब आप डिफरेंस लोगे तो आपका कॉस कैंसिल हो जाएगा और वहां से आप इस तरीके का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम ओवरऑल एंड करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली चीजों में हो सकता है कि कई लोगों को कुछ दिक्कत हो, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें अभी सही से नहीं पता है, ठीक है, उन लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट इस तरीके का एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, ये आइडिया रहना चाहिए। तो वंस यू आर नोन टू दिस, यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड ऑल दिस वंस your complex number chapter is also finished, and there also you will get some comprehension and questions regarding this concept only. तो बाइनोमियल थ्योरम का कहें तो मैक्सिमम पोर्शन आपका इजी है, ये कुछ पोर्शन हो गया या फिर टाइप 4 हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में कभी कभी थोड़ी सी टफनेस आपको मिल सकती है, तो उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू ऑल।